हम दो बहनें थीं, एक मैं दूसरी लैला। कुदरती बात है, माँ बाप को सभी बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन छोटी होने की वजह से माँ मुझ पर ज़्यादा तवज्जो देती थी। हम बहनों में 1 साल 9 माह का वक़्फ़ा था। देखने में हम बराबर ही लगती थीं। लैला शुरू से ही मिज़ाज की तेज़ थी। वो मेरे साथ जरहाना रवैया रखती थी और जब मौका मिलता मार पीट भी कर लेती। इस वजह से अम्मी को मेरा ध्यान रखना पड़ता था। लैला की चीरा दस्तियों से बचने के लिए वो मुझे हमावक्त अपने साथ रखती और जब कभी मैं लैला के ज़ेरो ताब आ जाती तो दौड़कर मुझको बचा लेती और अपनी बाहों में भर लेती। तभी लैला को 2-4 चपत भी लग जाते थे। अपनी इस अहानत पर वो देर तक रोती रहती। यूँ बचपन से ही इसने मुझसे दुश्मनी पाल ली। इस तरह की लड़ाइयाँ बहन भाइयों में होती हैं, मगर लैला ये समझने लगी थी कि माँ सिर्फ मुझे चाहती है, इससे प्यार नहीं करती। वो अक्सर अब्बा से शिकवा करती कि माँ छोटी को गोद में उठाए रखती है और मुझे मारती है। वालिद ने मजाक में मेरा नाम गोद चढ़ी रख दिया था। वहाँ लैला को निकचड़ी कह देती थी। मालूम नहीं कब लैला के दिल में हसद की चिंगारी ने आग पकड़ ली और फिर ये आग अंदर अंदर से इसे सुलगाने लगी। इस चिंगारी की तपश को बचपन के दिनों में किसी ने महसूस न किया था। बचपन बीत गया और हम दोनों बहनों ने शऊर की मंजिल पर कदम रख दिया। मैं तो समझदार होकर लैला आपी से मोहब्बत करने लगी, मगर इनके दिल से मेरे लिए बग़्ज़ो अनाद ना गया। जब मौका मिलता चुभते हुए फिक्रे कहती, मेरी चीज़ें ख़राब या गुम कर देती, मैं बस रो कर चुप हो जाती। इसके बावजूद मैं इनसे नफ़रत न कर सकी। मैं इनके लिए अच्छा सोचती थी, ताहम इनसे डरती और दबी दबी रहती। वो मेरे बारे गलत बातें करती, इल्ज़ाम लगाती तो भी खामोश रहती। अलबत्ता अम्मा को बड़ी बेटी की ऐसी बातें बुरी लगती। वो इनको रोकती टोकती और कभी कभार मेरी तरफदारी में बुरा भला भी कह दिया करती थी। जाहिर है वो माँ थी और माँ अपने सब बच्चों की फितरत को जानती है। ये भी कि किसकी ज़्यादती है, तब ला इस बच्चे को आंखें दिखाती हैं और जो बेकसूर हो इसकी हमायत तो सभी करते हैं। ये बातें भी लैला को खिलती थी। जब वालिद हमारे लिए चीज़ लाते वो पहले उठा लेती और मेरे हिस्से की चीज़ों को तोड़कर ख़राब कर देती या बाहर फेंक देती। इस तरह मेरे जूते, चूड़ियाँ, क्लिप गर्ज जो भी शय मेरे हिस्से की होती, इसको ज़ाया करने से ना चौंकती। मेरे हिस्से में आंसू ही आते। मैं बचपन से शरीफुल तबा थी। तभी अम्मा अब्बा से शिकायत लगाने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेती। मुझे झगड़े से खौफ आता था। नहीं चाहती थी कि हर रोज़ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो और हमारे घर का माहौल ख़राब हो। जिस तरह हम अपने माँ बाप की 2 बेटियाँ थीं, इसी तरह मेरे चचा के भी बस 2 ही बेटे थे, फवाद और साद। फवाद चालाक जबकि साद भोला भाला था। वालिद और चचा ने मशवरा किया कि लैला की शादी फवाद और मेरी सास से कर दी जाए ताकि घर की लड़कियां घर में रहें। इस बात पर सभी ने इत्तेफाक किया। पहले लैला और फवाद को रिश्ता अज़दवाज में बांध दिया गया और इनके 3 बरस बाद मेरा ब्याह साद से हो गया। जब तक चचा चाची जिंदा रहे हम सब एक ही घर में रहे। बड़ा बेटा होने की वजह से सुसर साहब ने तमाम इख्तियार पहले ही फवाद भाई को सौंप रखे थे। यूँ भी सीधा सादा होने की वजह से साथ तमाम मामलात से अलग थलग ही रहता था। हमारा घर पहाड़ी इलाके में था, जहाँ खुद चरागाहें थी और घास खूब उगती थी। यहाँ के लोगों का अक्सरियती पेशा भेड़ बकरियाँ पालना था। हमारे ससुर की भी 400-500 बकरियां थीं। वो एक बड़े रेवड़ के मालिक और काफ़ी खुशहाल थे। इसके अलावा ज़रूरी अर्ज़ी भी थी। अर्ज़ी और पैदावार के मामलात इनके बड़े बेटे यानी कि लैला आपी के शौहर फवाद भाई संभालते थे और रेवड़ की देखभाल साद के ज़िम्मे थे।
میرے شوہر اس کام میں خوش تھے، ان کو مالی معاملات سے کوئی سروکار نہ تھا، یہ معاملات فواد بھائی اور چچا جی ہی سنبھالتے تھے۔ ایک جگہ کھانا پکتا اور 2 وقت کی روٹی سب اکٹھے مل جل کر کھاتے تھے، اس کے سوا کسی چیز کی ساتھ کو چاہ نہ تھی۔ چچا نے اپنے بڑھاپے کے سبب اراضی اور پیداوار کی دیکھ بھال فواد کے ذمے ہی لگا دی، وہی فصل اٹھاتا، اس کی فروخت، آڑھتیوں سے لین دین اور حساب کتاب سب اس کے پاس تھا۔ ہمیں صرف ضرورت کی اشیاء، کپڑا، تیل، صابن وغیرہ خرید کر دے دیا جاتا تھا، وہ ہم کو اپنی مرضی اور پسند کی اشیاء خرید کر لا دیا کرتے، جو لیلا مجھے اپنے ہاتھ سے دیتی اور خود کو مجھ سے برتر خیال کرتی، اپنا محتاج سمجھتی تھی، کیونکہ وہ دینے والی اور میں لینے والی تھی۔ ضرورت کی بھی چیزیں مجھے اسی سے مانگنی پڑتی تھی۔ لیلا اس گھر کی بڑی بہو تھی، وہ جو چاہتی کرتی، جو لینا ہو تالے لیتی، جتنا چاہتی خرچ کرتی، کیونکہ کیش تو اس کے شوہر کے پاس ہوتا تھا۔ میں اپنے آپ کو بے بس اور بہن کا محتاج سمجھتی تھی، اپنی کوئی آرزو پوری نہ کر سکتی تھی۔ وہ خوشبودار صابن سے نہاتی تھی اور مجھے کپڑے دھونے والا خراب صابن بھی مشکل سے ملتا تھا۔ میں لیلا پر رشک کرتی، جبکہ وہ میری جیٹھانی ہی نہیں، سگی بہن بھی تھی۔ ایک ہی گھر میں ایک بہو کی حیثیت مالکہ کی، جبکہ دوسری بہو نوکرانی ایسی تھی۔ کبھی ساس سے شکوہ کرتی تو وہ کوئی اثر نہ لیتا، بلکہ اپنی خیال میں مست رہتا کہ جیسی زندگی اللہ کی طرف سے مل گئی ہے، اسے صبر و شکر سے گزارو، شکوہ مت کرو، وہ سمجھاتا تھا اور میں مجبوراً چپ رہتی۔ مگر اس تفریق پر میرا دل کرتا بہت تھا کہ میں بھی اس گھر کی بہو تھی، میں بھی اتنا ہی حقدار تھی جتنی میری بہن لیلا تھی، مگر وہ اس حق کو تسلیم کرنے پر کسی طرح تیار نہیں تھی اور مجھ کو جوتی کی نوک پر رکھے ہوئے تھی۔ میری چچی مسکین سی عورت تھی، وہ اپنے کام سے کام رکھتی، ہم صرف جیٹھانی دیورانی ہی نہیں بلکہ سگی بہنیں بھی تھیں، لہٰذا وہ ہمارے معاملات میں دخل دینا مناسب نہیں سمجھتی تھی اور کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ کہ میرے شوہر کو بھی تو کسی بات کی شکایت نہیں تھی، اگر وہ میرے لیے آواز اٹھاتا تو ضرور میری ساس سسر بھی توجہ دیتے، مگر وہ تو بس اللہ والا بندہ تھا، اس کی خود کی کوئی خواہش تھی اور نہ ارمان، جو مل جاتا کھا لیتے، جو وہ پہننے کو دے دیتے پہن لیتے، جوتا پھٹ جاتا تو یہ نہ کہتے کہ نیا لے دو۔ لگتا تھا کہ ان کا دل ہر قسم کے جذبات سے عاری ہے، مگر میرے تو ارمان تھے۔ جب فواد بھائی لیلا کے لیے عید پر نئے جوڑے پرس، جوتی، چوڑیاں اور پراندے لاتے اور مجھ کو عام کاٹن اور ململ کا دوپٹہ ملتا تو مجھے اہانت محسوس ہوتی، تب میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ سوچتی کہ آخر اتنی بے انصافی میرے ساتھ کیوں؟ زمین تو دونوں بھائیوں کی برابر ہے، مواشی بھی برابر کے ہیں، پھر آمدنی پر بھی تو دونوں بھائیوں کا برابر کا حق ہونا چاہیے۔ کیا ہوا جو فواد بھائی بڑے ہیں اور چچا جی نے انتظام ان کے ہاتھوں میں سونپا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ چھوٹا بھائی اور اس کی بیوی کی نوکر کی جائے اور کھانے پینے کو بھی جوتا دیا جائے۔ ہم بھی ان کی اولاد تھے، چاکر بلی تو نہ تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا۔ جب اپنا ہی بندہ مار رہا ہو تو پھر گلہ کیسا؟ شوہر نے ساتھ نہ دیا تو میں نے بھی یہ سوچ کر صبر کرنا سیکھ لیا کہ کبھی تو بٹوارا ہوگا، جب ہمارا حصہ ہمیں مل جائے گا تو میں بھی لیلا کے برابر ہو جاؤں گی۔ پھر وہ غمزدہ کر دینے والا وقت بھی آ گیا جب میری ساس سسر دونوں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس دنیا سے چل بسے۔ اب گھر کا سربراہ اور املاک کا مالک میرا جیٹھ فواد ہو گیا۔ چچا چاچی کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے ساتھ روپے پیسے میں انصافی کے باوجود آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا تھا، ان کے رعب کی وجہ سے سب ظاہر سلوک سے رہتے تھے، مگر ان کے انتقال کرتے ہی گھر میں انتشار اور بدسلوکی نے جنم لے لیا۔
मेरे चचा जी सियाने आदमी थे। वो बड़े बेटे को लिहाज की वजह से कुछ ना कहते थे, लेकिन जानते तो थे कि बड़ा लड़का छोटे भाई के साथ इंसाफ नहीं करता। लिहाजा जब वो ज़्यादा बीमार हुए तो उन्होंने दोनों बेटों की मलकियत के कागजात अपनी ज़िंदगी में ही बनवा कर अपने अजीज़ दोस्त यानी चाची के भाई रहीम बख्श के पास रखवा दिए थे, जो एक पटवारी थे, और इनको ताकीद कर दी थी कि मेरे मरने के बाद ज़मीन दोनों भाइयों में बराबर तकसीम कर देना, मकान और माल मवेशी की तकसीम भी मुनसफाना कर देना। इस बात का इल्म शायद फवाद और लैला को नहीं था। वालिदैन की वफ़ात के पाते ही उन्होंने हमारी ज़रूरत को पूरा करने से इनकार कर दिया। तमाम ज़ेवर भी कब्ज़े में लेकर बेच दिया और इस रकम से ईंटों का भट्टा बना लिया। जब सोना और मैं खर्चे की खातिर तंग पड़े तो उन्होंने मेरे शौहर से कहा, तुम कोई काम करना जानते तो बेहतर है कि मेरे ईंटों के भट्टे पर मज़दूरों की निगरानी करो, वरना मैं तुमको खाने पीने को एक बेला भी नहीं दूंगा। बेचारे साद ने कोई एतराज़ न किया। वो बड़े भाई का अदब करता था। अब इसका यही काम था कि सवेरे भट्टे पर जाता, दोपहर को आकर रोटी खाता और काम करने वाले मिस्त्रियों की रोटी बांध कर भट्टे पर चला जाता। इधर लैला और ज़्यादा मुझ पर शेर हो गई। घर का सारा काम करवाती, फिर भी बुरा भला कहती रहती, गालियों से भी न चौंकती। देवर का इसे पता था कि ये तो कुछ कहेगा नहीं, अगर बीवी शिकवा करेगी तो इसको ही चुप करा देगा। एक दिन लैला ने मुझसे कहा, अनाज की बोरी साफ कर दो, तुम्हारा शौहर चक्की पर पीसने के लिए दे आएगा, आटा ख़त्म हो गया है। इस रोज़ मुझे बुखार था और जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा, आज अकेली बोरी साफ ना कर सकूंगी, मुझे बुखार है, तुम थोड़ा सा आटा चक्की से मुल मंगवा लो, मैं कल बोरी साफ कर दूंगी। मेरा इस कदर कहना था कि वो मुस्तकिल हो गई और जूता उठाकर मारने को दौड़ी। साथ ही कहती जाती थी कि हरामखोर, तुम मियाँ बीवी दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, हमारा दिया खाते हो और काम से जी चराते हो। वो झगड़ा कर रही थी कि मेरी सास के भाई पटवारी करीम बख्श इधर आ निकले। उन्होंने जो ये देखा तो मेरी बहन पर बहुत खफा हुए। कहने लगे, तो किस बात पर इस कदर चिढ़ कर बोल रही है और इस गरीब पर जुल्म कर रही है? तुझको खबर है कि रहमा भी इतनी ही मालिक है जितनी तू है। मैं आज ही तहसील से कहकर सारी ज़मीन जायदाद और माल का बंटवारा करा देता हूँ। कागजात मेरे पास हैं। इस मकान के बीचों बीच कल मैं खुद दीवार भी तामीर करा दूंगा। तू समझती क्या है अपने आप को? सगी बहन से इतनी दुश्मनी। अगले दिन वो सुबह ही सुबह आ गए। मैं इनको मामा जी कहती थी। मामा जी साथ मिस्त्री और मजदूर भी लाए और मकान के दरमियान दीवार उठवाने लगे। उन्होंने फवाद से इजाज़त ली और ना साथ से कुछ कहा। वो बोले, मैं तमाम कामों का मुख्तियार कार खुद हूँ, इस मामले में मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। 3 दिन में दीवार मुकम्मल हो गई। यूँ मेरे जेठ और जेठानी इस तरफ, मैं और साद इस तरफ रह गए। साद ने फिर भी किसी से कुछ न कहा। वो इसी तरह रोज़ रोटी लेकर भट्टे पर जाता और अपनी ड्यूटी देता रहा, जो बड़े भाई ने इसके ज़िम्मे लगाई थी। मुझे नहीं मालूम कि लैला और फवाद भाई ने इसके बाद आपस में क्या सलाह की, क्योंकि मामा जी की मुदाखलत उन्हें बहुत नागवारी गुजरी थी। मगर वो जानते थे कि मामा जी के मुकाबले पर आए तो वो इनको अदालत तक घसीट ले जाएंगे। यूँ वो बज़ाहिर खामोश हो गए। मामा जी ने साफ कह दिया था कि इस मर्तबा फसल आधी साद के घर जाएगी, आधी फवाद के घर। दीगर आमदनी ज़रा का भी हिसाब देना होगा, वरना मैं ज़मीन अलग कर दूंगा। फिर जिसका जो जी चाहे करे, जितना मेहनत करेंगे इतना ही फल काटेंगे, मगर मेरे जीते जी बड़ा भाई छोटे का हक नहीं मार सकेगा। इस मामले को 6 माह गुजरे थे। एक दिन साद रोटी खाने घर आया। मैंने मिस्त्रियों की रोटी रुमाल में बांध कर इसको दी। वो रोटी लेकर चला गया और जाते जाते कह गया कि फवाद लाला काम से शहर गया हुआ है, आज मुझको भट्टी
बहकानी है, इसलिए मैं देर से घर आऊँगा। रोज़ वो सर शाम घर लौट आता था। आज शाम नहीं आया तो मैं लैला के पास गई और कहा, अपने लड़के को भेजकर ज़रा पता करा दो, साद अभी तक नहीं लौटा। मेरा जी घबरा रहा है। वो बोली, वो वही सो गया होगा, तुम फिक्र ना करो, सुबह आ जाएगा, तुम घर जाकर सो जाओ। फवाद भी शहर गया हुआ है, वो साथ के ज़िम्मे भट्टी का काम लगा कर गया होगा। भट्टी की आमदनी में से आधा का हकदार बनना है तो काम भी करना होगा। लैला के तेवर देखकर मैं चुप हो गई और उल्टे कदमों लौट गई। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी पल चैन नहीं आ रहा था। कभी सोचती कि खुद जाकर देखूं साथ क्यों नहीं आया, फिर ख्याल आता कि इतनी रात गए, अकेली घर से निकलूंगी तो वो नाराज़ होगा। यूं ही सोचों और दलीलों में रात गुजर गई और पलक ना झपकी। सुबह हुई, फिर दिन चढ़ने लगा। साथ को ना आना था, वो ना आया। तभी खुद पर काबू ना रहा और मैं 10 बजे के करीब घर से निकल पड़ी। भट्टा ज़्यादा दूर नहीं था। सोचा, बुरा भला कहेगा तो कहे, मगर अब मैं जाकर देखूंगी ज़रूर कि क्यों वो नहीं आ रहा। लैला को कुछ कहना बेकार था। मैं इसके लबो लहजे की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जानती थी कि बहन कैसा करारा जवाब देगी। भट्टे पर पहुंची तो देखा मजदूर बचे हुए गारे से कई ईंटों से सांचे भरकर रखते जा रहे थे और भट्टी की चिमनी से खूब काला काला धुआं उठ रहा था। भट्टी का मुंह बंद हो चुका था और कच्ची ईंटें पकने के लिए चनी जा रही थी। रात ही से भट्टी सलगा दी गई थी। मैंने एक मजदूर को बुलाकर पूछा, साथ कहाँ है? वो बोला, मुझे खबर नहीं, शायद घर में होगा। घर से तो मैं आ रही हूँ पता करने कि वो कल यहाँ आया तो फिर रात को भी नहीं लौटा। बीबी, मैं बीमार था, कल छुट्टी पर था, मुझे कल के बारे कुछ पता नहीं, मैं मिस्त्री से पूछ कर बताता हूँ, शायद इसको पता हो। ये कहकर वो सामने बैठे हुए आदमी के पास चला गया। इससे बात करके आया और कहने लगा, वो कहता है हमें पता नहीं, वो कल रोटी देकर वापस घर चला गया था। परेशान होकर घर आ गई, मगर किसी पल चैन नहीं था। फवाद भाई भी अभी तक शहर से नहीं आया था। मैं पैदल ही मामा के डेरे पर चल पड़ी। 4 कोस का फासला मैंने मिनटों में तय कर लिया और मामा जी को जाकर बताया कि कल से साथ गायब है। वो ईंटों के भट्टे पर गया था और फवाद लाला शहर गया है। मामा जी बेचारे उसी वक्त मेरे हमरा आए। उन्होंने भट्टे पर जाकर पता किया, मगर किसी ने कुछ न बताया। शाम को फवाद भाई भी आ गए मामा के साथ। वो भी साथ की तलाश में लग गए। दोनों करीबी गांव में जहां जहां रिश्तेदारों के घर थे वहां पहुंचे। सबसे पूछा, सब ने ही लाइल्मी का इजहार किया। फिर वो साथ की गुमशुदगी की इत्तला करने थाने चले गए। पुलिस आई और भट्टे पर काम करने वाले मिस्त्री और मजदूरों को पकड़ कर ले गई। इनको बहुत मारा। तो एक मिस्त्री ने बताया कि जब मजदूर छुट्टी करके चले गए थे तो हम 3 आदमी भट्टे पर मौजूद थे, क्योंकि हमने यहीं रहना था और भट्टे सुलगानी थी। हमने फवाद लाला के कहने पर साथ को भट्टी में डाल दिया। इसने इस काम के लिए हमें भारी रकम दी थी। भट्टी खुलवाई गई, मगर फवाद कहाँ था? वो तो राख हो चुका था। पुलिस फवाद को गिरफ्तार करके ले गई और अपने ही भाई को जलाने के जुर्म में उसे जेल हो गई। केस चल रहा था। मैं फवाद को रोक कर कोसती थी कि खुदा करे इसे फांसी हो जाए। इसने मेरा तो घर उजाड़ा था, अपना घर भी उजाड़ दिया था। ज़मीन तो इसी तरह इंसाफ से तकसीम हुई, मगर लालच ने खुद इसकी और इस सीधे सादे साथ की ज़िंदगी बेंट ले ली। अब मेरी अपनी बहन लैला से बोलचाल बंद हो चुकी थी। हमारे बच्चे भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। घर के साथ घर और ज़मीन के साथ ज़मीन जुड़ी हुई थी, लेकिन दिल एक दूसरे से कोसों दूर थे। आज इस वाक़या को 50 साल बीत गए। हमारे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन दिल जो दूर हुए तो ये दूरी आज भी नहीं मिटी। शायद कभी अब हम एक ना हो सकें कि साथ का गम मैं नहीं भूली।